हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये 15 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। और ये हमारे मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा हम चैनल का हल्का सा प्रमोशन कर देते हैं। तो अगर आपको मेरे बनाए गए वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ वेरिएबल इन पीएल एसक्यूएल, एक्सप्लेन इट। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे तो वेरिएबल की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल होती है। जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइक कभी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें एक लोकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसी लोकेशन को हम कोई नाम दे देते हैं और मतलब ह्यूमंस को समझने के लिए इसका नाम मतलब हम वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया हमने कोई वेरिएबल ए लिया और ए में हमें 10 सेव करना है। तो जैसे ही हम वेरिएबल ए को डिक्लेयर करेंगे तो हमारी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहाँ पे एक स्पेस एलोकेट हो जाता है, ठीक है। और वो स्पेस मतलब कंप्यूटर फॉर्म में ही स्टोर होता है। लाइक उसका एड्रेस हो सकता है AFZ3556, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब उस एड्रेस को तो हम याद नहीं कर सकते ना, इसलिए ह्यूमंस के लिए यानी हम लोगों के लिए उसका एक नेम्ड लोकेशन रखा जाता है। जैसे ए रख दिया, बी रख दिया या फिर सी रख दिया। तो वेरिएबल को कभी भी यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। और इसकी जो वैल्यू है वो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तब कुछ और हो सकती है, और जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब कुछ और हो सकती है। मतलब डिपेंड करता है कि आपने कोड किस तरह से लिखा है। तो वो जो वैल्यू है हर बार जो वो अपडेट होती रहती है, ठीक है। सो अब 5 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे तो डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल है, बट 5 नंबर के लिए लिखना पड़ेगा तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। In PL/SQL, a variable is a named storage location in memory that hold a value of a specific data type during the execution of a program। यानी किसी प्रोग्राम के अंदर आपने कोई वेरिएबल लिया है तो वो बेसिकली एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन होती है, ठीक है, मेमोरी के अंदर। क्योंकि उसी लोकेशन मतलब जो नाम रखा होता है उसी के जरिए हमें पता लगता है कि वो जो मेमोरी है उसका हमने क्या नाम दिया और जहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। और किसी भी टाइप का आपने डाटा टाइप मतलब डिक्लेयर किया होगा तो उसी टाइप के डाटा को वो स्टोर करके रखती है, ओके। And then variable are used to store values temporarily while performing operation, calculation और logic inside a PLSQL block। और PLSQL block के अंदर हमने जो भी वेरिएबल लिए होते हैं उसकी जो वैल्यूज होती है वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि प्रोग्राम लिखते टाइम वैल्यू कुछ और होगी और जब एग्जीक्यूट होगा तब वो वैल्यू जो वो चेंज होती रहती है, ठीक है। Then variable in PL/SQL must be declared before they are used। यानी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। द डिक्लेरेशन डिफाइंस अ वेरिएबल्स नेम एंड इट्स डाटा टाइप। और जब कोई वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो हम मतलब दो काम जो वो करते हैं, एक तो उसको नाम देना है ABC और उसका डाटा टाइप डिक्लेयर करना है, लाइक स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, एक्सेट्रा। The declaration is done in the declare section of a PL/SQL block। जो PL/SQL block के sections हैं उसमें से जो declare section है वहाँ पे हम इसको declare कर सकते हैं वेरिएबल को। Then the scope of a variable is limited to the PL/SQL block in which it is declared and it is not accessible outside that block। और अगर किसी जैसे फंक्शन या ब्लॉक के अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल को आप उस ब्लॉक के अंदर ही यूज कर पाएंगे। यानी उसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो उसके अंदर ही रहेगा, उसके बाद उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। लोकल वेरिएबल आर विजिबल ओनली विद इन द ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। और जिस भी ब्लॉक के अंदर वो डिक्लेयर किए जाते हैं वेरिएबल
उनका स्कोप जो है वो उस लोकल वेरिएबल तक ही सीमित रहता है और उसके अंदर ही वो हम यूज़ कर पाएंगे। और थोड़ा सा इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं। पीएल एसक्यूएल में एक वेरिएबल मेमोरी में एक नेम स्टोरेज लोकेशन है जो किसी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के दौरान एक स्पेसिफिक डाटा टाइप की वैल्यू होल्ड करती है। पीएल एसक्यूएल ब्लॉक के अंदर ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस या लॉजिक परफॉर्म करते समय वैल्यू को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है। और पीएल एसक्यूएल में वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर किया जाना चाहिए। डिक्लेरेशन वेरिएबल के नेम और उसके डाटा टाइप को डिफाइन करती है। डिक्लेरेशन पीएल एसक्यूएल ब्लॉक के डिक्लेयर सेक्शन में की जाती है और किसी वेरिएबल का स्कोप उस पीएल एसक्यूएल ब्लॉक तक ही सीमित है जिसमें इसे डिक्लेयर किया गया होता है और उस ब्लॉक के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होता। लोकल वेरिएबल केवल उस ब्लॉक के भीतर विजिबल है जिनमें वे डिक्लेयर किए जाते हैं। और इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो, मतलब अगर किसी को इतना ज़्यादा नहीं लिखना है तो आप सिंपली लिख सकते हो A variable in PL SQL stores value during the execution of a program। यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वेरिएबल जो है कुछ वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इट मस्ट बी डिक्लेयर विद अ नेम एंड डाटा टाइप। और इसको डिक्लेयर करते टाइम हमें इसे नाम और डाटा टाइप देना पड़ता है। वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड विद वैल्यूज और असाइंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए होते हैं, ठीक है, या तो स्टार्टिंग में मतलब कोई वैल्यूज उनको असाइन कर दी जाए लाइक ए इज इक्वल टू 5 या ए इज इक्वल टू 6, या फिर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब उन्हें कोई ना कोई वैल्यू जो वो असाइन की जानी चाहिए। द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इज लोकल टू द PL/SQL ब्लॉक। और जिस भी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है उनका जो स्कोप यानी उनकी जो एक्सेसिबिलिटी, जहाँ तक हम उनको यूज कर पाते हैं तो वो उस ब्लॉक के अंदर ही यूज कर पाएंगे। और इसी चीज को अगर हम हिंदी में देखें तो हम लिख पाएंगे पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में एक वेरिएबल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू को स्टोर करता है। इसे एक नेम और डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाना चाहिए। वेरिएबल को वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया जा सकता है या एग्जीक्यूशन के दौरान असाइन किया जा सकता है। मतलब या तो स्टार्टिंग में वैल्यू असाइन कर दो या फिर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब इसको कोई वैल्यू असाइन की जानी चाहिए। एक वेरिएबल का स्कोप पीएल/एसक्यूएल ब्लॉक के लिए लोकल होता है। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट डाटा टाइप इन PL/SQL। देखिए डाटा टाइप बेसिकली हेल्प करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में हम किस टाइप का डाटा जो है वो यूज करना चाह रहे हैं। यानी कोई वेरिएबल, सपोज हमने ए लिया है वेरिएबल और उसमें हमें न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करनी है तो हम उसके लिए नंबर, न्यूमेरिक या फिर इंट लिखेंगे। ओके, अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें बताना पड़ेगा कि जो ए वेरिएबल है उसके साथ हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। यानी उसमें क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग स्टोर कर पाएगी। अगर करेक्टर लिखेंगे तो करेक्टर, और अगर हमें डेसिमल वैल्यू भी स्टोर करनी है तो उसके लिए हमें फ्लॉट या डबल लिखना पड़ेगा, है ना। सो बेसिकली डाटा टाइप डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की जानी है वो किस टाइप की होगी। ठीक है, सो डेफिनेशन पूछी नहीं है तो हम सिंपली डाटा टाइप्स के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आता है नंबर। नाम से क्लियर है, ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा, फॉर एग्जांपल नंबर, ओके, 10 और 2 एक्सेट्रा। और देन var char 2 ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, मतलब जहाँ पे फिक्स लेंथ नहीं होगी स्ट्रिंग की, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, तब हम इसको यूज करेंगे। देन कैरेक्टर, ये फिक्स लेंथ कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पे 10 दिया तो ये 10 ही कैरेक्टर स्टोर करेगा। अगर उससे ज़्यादा लिखोगे तो बाकियों को ये क्या करेगा, स्किप कर देगा। देन डेट, ये डेट एंड टाइम स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर बूलियन है, ये लॉजिकल वैल्यूज को मतलब कैलकुलेट करता है, लाइक कोई वैल्यू ट्रू है, फॉल्स है या फिर नल। देन बाइनरी फ्लॉट एंड बाइनरी डबल, ये डेसिमल वैल्यूज को एंटर करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लॉफ बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट को एंटर करने में हेल्प करता है। और क्लोब लार्ज कैरेक्टर डाटा को स्टोर करता है। और बी फाइल,
ये जो डाटाबेस के बाहर बाइनरी फाइल्स होती है उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेट बैंकिंग। देखिए, नेट बैंकिंग किसी भी बैंक के द्वारा दी जाने वाली वो फैसिलिटी है जिसके द्वारा हम जो भी काम बैंक में जाके करते हो उन्हीं सब काम को हम कहीं से भी कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके, चाहे अपने फोन से या लैपटॉप से या साइबर कैफे कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई आईडी पासवर्ड होगा हमारे पास नेट बैंकिंग यूज करने के लिए। सो ये भी 5 नंबर का है, तो डेफिनेशन तो छोटी सी है इसकी, 1-2 नंबर की, पर थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे 5 नंबर के लिए। सो नेट बैंकिंग, जिसको हम ऑनलाइन बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, और कई जगह इसको वेब बैंकिंग भी बोलते हैं, वो भी सही है। ठीक है, सो अलाउज कस्टमर्स टू मैनेज देयर बैंक अकाउंट एंड परफॉर्म ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट। यानी ये जो नेट बैंकिंग है ये कस्टमर्स को फैसिलिटेट करती है कि उनका जो बैंक अकाउंट है उनको वो इंटरनेट का यूज करके मैनेज कर सके, और उसके साथ साथ कोई ना कोई ट्रांजैक्शन भी कर सके, लाइक पैसा रिसीव करना है, सेंड करना है, बैलेंस चेक करना है, बहुत कुछ कर सकती है। It includes features like checking balances, transferring money, paying bills, applying for loans securely online without visiting a branch। यानी ब्रांच को, यानी बैंक में बिना जाए आप ये सब काम कर सकते हो, बैलेंस चेक करना, पैसे ट्रांसफर करना, बिल पेमेंट या फिर लोन के लिए, और ये सारा काम सिक्योरली होगा। ठीक है, आपको एक आईडी पासवर्ड या पिन दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप ये सारे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन किसी के हाथ में लग गया तो कोई भी आपके मतलब पैसे के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देन net banking is convenient, time saving, and provide secure access to the banking services 24 into 7, allowing users to manage their finance from anywhere। और नेट बैंकिंग एक बहुत ही सुविधाजनक, टाइम सेव करती है, और ये 24 into 7 मतलब हफ्ते में 7 दिन और दिन में चौबीसों घंटे अवेलेबल रहती है इनकी सर्विसेज, और वो भी सिक्योरली, और यूजर्स को अलाउ करती है कि आपका जितना भी फाइनेंस है, यानी पैसों को आपने किस तरह से यूज करना है, सेंड करना है, रिसीव करना है, या कोई भी काम करना है, तो आप वो सब सिक्योरली जो आप कहीं से भी कर सकते हो, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन में तो हम सिंपल इतना ही लिख सकते हैं। ओके, और इसी चीज को अगर हम हिंदी में लिखें तो इसको हम लिखेंगे नेट बैंकिंग, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है, कस्टमर्स को अपने बैंक अकाउंट्स मैनेज करने और इंटरनेट पर ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है। इसमें बैलेंस चेक करना, पैसे ट्रांसफर करना, बिलों का भुगतान करना, या ब्रांच में आए बिना ऑनलाइन लोन्स के लिए सिक्योरली अप्लाई करना जैसे फीचर्स शामिल हैं। नेट बैंकिंग सुविधाजनक, टाइम बचाने वाली एंड 24 into 7 बैंकिंग सर्विसेज तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करती है, यानी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे यूजर्स कहीं से भी अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरियस फीचर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनलाइन बैंकिंग। क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन, तो 5 नंबर का मटेरियल तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, सो इसमें हम लिख सकते हैं अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, रिसेंट ट्रांजैक्शन देख सकते हो, आप बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हो, एंड जो भी चेक आपने पे किए हैं उनकी इमेज देख सकते हो, चेक बुक ऑर्डर कर सकते हो, और कोई पीरियोडिक मतलब अपने हिसाब से डेट, मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल के आप अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और एम बैंकिंग और ई बैंकिंग जैसी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो। जो जो अकाउंट लिंक किए हैं अपने बैंक के साथ उनमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, लोन एप्लीकेशंस एंड ट्रांजैक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो, और इवन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस, ये सब काम भी आप इसके द्वारा कर सकते हो। हिंदी में सिंपली इसी चीज को लिखेंगे, अकाउंट बैलेंस देखना, रिसेंट ट्रांजैक्शन देखना, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना, पे किए गए चेक की इमेज देखना, चेक बुक ऑर्डर करना, डाउनलोड किए गए पीरियोडिक अकाउंट स्टेटमेंट्स, एम बैंकिंग, ई बैंकिंग एक्सेट्रा के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना,
कस्टमर के लिंक किए गए अकाउंट्स के बीच फंड ट्रांसफर, देन लोन एप्लीकेशन एंड ट्रांजैक्शन एंड देन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस। ओके, और इसके बाद हम आगे एडवांटेजेस लिख सकते हैं। सो एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट आएगा, इट इज़ इजी टू ओपन एंड ऑपरेट, मतलब इसको ओपन करना और यूज़ करना आसान है। कन्वीनियंट फॉर बिल पेमेंट एंड फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा, आपने कोई बिल पेमेंट करना है या फंड ट्रांसफर करना है तो उसके लिए काफ़ी मतलब कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है। देन इट इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम, ये सिंपली आप लिखोगे इट इज़ अवेलेबल 24/7। ये फास्ट और एफिशिएंट है। देन रियल टाइम एक्सेस टू द अकाउंट बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शन, यानी जो भी बैलेंस आपके अकाउंट में है, ये ट्रांजैक्शन आपने परफॉर्म किए हैं उनको आप रियल टाइम में देख सकते हो। एंड देन सिंप्लीफाइज अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग डायरेक्ट अकाउंट्स, और अपने अकाउंट्स को आप डायरेक्टली अपडेट और मेंटेन जो है वो कर सकते हो। सो इसी चीज़ को हम हिंदी में लिखेंगे, ओपन और ऑपरेट करने में आसान, बिल पेमेंट्स और फंड ट्रांसफर आदि करने के लिए सुविधाजनक या फिर कन्वीनियंट। इट इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम और अवेलेबल 24/7, यानी हर समय उपलब्ध रहती है बैंकिंग सर्विसेज, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ये फास्ट और एफिशिएंट है, अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन तक रियल टाइम में एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी, या फिर जैसे यहाँ पे पहुंच लिखा तो पहुंच लिख सकते हो, और डायरेक्ट अकाउंट को अपडेट करने और मेंटेन रखने को सरल बनाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसके बारे में तो आप लिख ही सकते हैं क्योंकि आप हमसे ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ करते होंगे, ठीक है। और सोशल नेटवर्किंग साइट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अकाउंट बनाते हैं और फिर लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, अपने कंटेंट शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, फोटो वीडियोस और स्टेटस ये सब हम लगा सकते हैं। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो सिंपली हम सबसे पहले इसके बारे में लिख देते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। सो दीज आर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट अलाउ इंडिविजुअल टू क्रिएट प्रोफाइल्स, कनेक्ट विद अदर्स एंड शेयर कंटेंट, यानी अलाउ करेगा ये प्लेटफॉर्म किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी भी पर्सन को अकाउंट बनाना, दूसरों के साथ कनेक्ट करना या फिर कोई कंटेंट शेयर करना। एग्जाम्पल्स की बात करें तो फेसबुक है जो कि फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना अलाउ करता है, और उसमें हम फोटोज, वीडियोस और इवेंट जो वो शेयर कर सकते हैं। देन ट्विटर, ये शॉर्ट मैसेजेस ट्वीट कर सकते हो और ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। देन इंस्टाग्राम, इसमें फोटोज, वीडियोस शेयर करके आप और फिर स्टोरीज और कमेंट वगैरह डाल के लोगों के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो। देन लिंक्डइन, ये बेसिकली जॉब सर्च करने के लिए या कैरियर बिल्ड करने के लिए एक प्रोफेशनल नेटवर्क होता है, मतलब इस साइट्स के ऊपर। देन स्नैपचैट, ये यंगर ऑडियंस के बीच में काफ़ी पॉपुलर है और इसमें हम टेम्परेरी फोटो और वीडियो जो वो शेयर कर सकते हैं। देन टिकटॉक, ये छोटे छोटे वीडियोस मतलब बनाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर म्यूजिक हो सकता है या वायरल ट्रेंड्स वगैरह आप देख सकते हो। देन लास्टली यूट्यूब, इस पे आप मतलब अपना खुद का कंटेंट अपलोड कर सकते हो, दूसरों का देख सकते हो या फिर वीडियोस भी शेयर कर सकते हो। एंड देन व्हाट्सएप, ये एक मैसेजिंग ऐप है जिसमें आप टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसी चीज़ को हम हिंदी में लिखेंगे। सो सोशल नेटवर्किंग साइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों को प्रोफाइल बनाना, दूसरों से जुड़ना और कंटेंट शेयर करना अलाउ करता है। और एग्जांपल्स में देखिए हम तो फेसबुक, फ्रेंड से कनेक्ट करें, अपडेट्स, फोटोज और इवेंट शेयर करें। ट्विटर, शॉर्ट मैसेजेस जिसको हम ट्वीट्स बोलते हैं पोस्ट करें, ट्रेंड्स फॉलो करें। देन इंस्टाग्राम, फोटोज और वीडियोस शेयर करें, कमेंट और स्टोरीज के द्वारा इंटरेक्ट करें। लिंक्ड इन, जॉब सर्च और कैरियर बिल्डिंग के लिए एक प्रोफेशनल नेटवर्क। स्नैपचैट, युवा दर्शकों के बीच लोकप्रिय टेम्परेरी वीडियो और फोटोज शेयर करें। टिकटॉक, शॉर्ट फॉर्म म्यूजिक वीडियोस, वायरल ट्रेंड्स बनाएं और शेयर करें। यूट्यूब,
वीडियोस अपलोड करें, वॉच करें और शेयर करें। देन व्हाट्सएप, टेक्स्ट, वॉइस और ऑडियो कम्युनिकेशन के लिए मैसेजिंग ऐप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्विसेज। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सो फिर भी मैं बताता हूँ। ऑनलाइन सर्विस के लिए सबसे पहले तो इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जबकि ऑफलाइन सर्विस के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। बिना इंटरनेट के भी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। देन सेकंड, 24/7 टाइम अवेलेबल रहता है, और दैट इज़ लिमिटेड बाय बिजनेस आवर्स, यानी कोई शॉप या सर्विस, मतलब उसका कोई वर्किंग पीरियड होगा 10 से 5, 9 से 5 या 8 बजे से लेके 8 बजे तक, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही ये ओपन रहता है, सारा टाइम अवेलेबल नहीं रहता। देन रियल टाइम एंड इंस्टेंट अपडेट्स, यहाँ पे जो भी काम होता है वो रियल टाइम में और इंस्टेंटली होता है, जबकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो डिले हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है पर्सन अवेलेबल है या नहीं। और इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें तो लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया। और यहाँ पे फिजिकल स्टोर्स या फेस टू फेस सर्विसेज, जैसे शॉप्स होती है ना, फिजिकल शॉप्स, उसकी बात हो रही है। देन स्टोर्ड रिमोटली ऑन सर्वर्स, यानी ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं ये रिमोटली, कोई भी डाटा है वो किसी सर्वर पे स्टोर होता है, जबकि यहाँ पे स्टोर्ड लोकली, किसी शॉप के अंदर सारा डाटा अवेलेबल होगा, चाहे उनके कंप्यूटर पे, चाहे रजिस्टर पे, और जहाँ पे भी वो सामान रखा होगा वो सब। डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। ओके, ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पे डिपेंड करता है, जबकि इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनेट ट्रेडिशनल मेथड्स इसमें यूज किए जाते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, एक्सप्लेन। देखिए, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट बेसिकली रूल्स और कंडीशंस हो सकती हैं जो कि डाटाबेस के अंदर, मतलब जो टेबल है, टेबल के अंदर जो कॉलम है उनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल दूं मैं। सपोज जब आप जैसे मान लिया अपना फ़ोन नंबर एंटर करते हैं, ठीक है। तो फ़ोन नंबर हमेशा नंबर में ही आता है, राइट, 962 कुछ भी। बट अगर इसकी जगह आप गलती से कोई करेक्टर या अल्फ़ाबेट एंटर करने की कोशिश करते हो तो वो एंटर नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब कि उस कॉलम पे कंडीशन लगी है कि यहाँ पे आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, एक और एग्जांपल दो, जैसे मान लिया कोई फॉर्म आप भर रहे हो और आपकी जो एज है वो 18 कंप्लीट करने के लिए 2 दिन अभी बाकी है, और जिस भी चीज के लिए कोई फॉर्म आप भर रहे हो वहां पे कंडीशन लिखी है कि आप जो है वो 18 के हो तभी उसको फिल कर सकते हो। तो सारा कुछ आपने भर दिया, अगर ऑफलाइन होता तब तो ठीक है, चलो 2 दिन बाद पर्सन हो ही जाएगा 18 साल का। बट 2 दिन पहले उस फॉर्म को फाइनल सबमिट करने की डेट है, और आप उसको सबमिट करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले जैसे लास्ट में एक लाइन लिखी होगी, आर यू एलिजिबल फॉर दिस जॉब, लाइक एज लिखी होगी उसकी। अगर आप टिक करते हो और ऑनलाइन वो सारा कैलकुलेशन हो जाएगा कि आप अभी 18 के नहीं हुए, तो आप उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब किसी न किसी कॉलम पे कोई कंडीशन सेट की जाती है, इन्हीं को हम इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ही डाटा मैनिपुलेट होता है, अपडेट होता है, इंसर्ट होता है या फिर डिलीट होता है। मान लिया आपके पास 4 रोल नंबर तक रिकॉर्ड सबमिटेड है टेबल्स के अंदर, और आप क्या कर रहे हो, डाटा डिलीट करना चाहते हो रोल नंबर 5 तक का, है ना। तो 5 रोल नंबर का डाटा कैसे डिलीट होगा जब वो एंटर ही नहीं है, तो समझ में आ रही है बात। डिलीट तो उसी को कर पाओगे जो होगा। ओके, सो इसके डेफिनेशन में हम लिखते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स रेफर्स टू द रूल्स एंड कंडीशंस अप्लाइड टू अ डाटाबेस टू एंश्योर द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। यानी ये बेसिकली रूल्स और कंडीशंस होते हैं जो डाटाबेस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी डाटा टेबल या डाटाबेस के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है या एक्सेस किया जा रहा है वो एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है और रिलायबल है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आपका, जैसे मान लिया बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो 30,000 दिखा रहा है और दूसरी जगह पे 40,000 दिखा रहा है, ऐसा नहीं होगा,
ठीक है। सब जगह एक कंसिस्टेंट डाटा होगा और अक्यूरेट होगा। ओके। और इसमें ऐसा भी होता है कि लाइक आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करें तो वो या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र होगी या फिर रोल बैक होगी, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, पूरी तरह से नहीं जाएगी। ठीक है। तो या तो ये लिख दो आप इंटीग्रिटी कांस्टेंट में, या फिर ये वाली लाइन लिख दो, द इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आर रूल्स अप्लाइड टू द डाटाबेस कॉलम टू इंश्योर डाटा एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। यानी जो और करके ये दो लाइन है, इन दोनों में से कोई एक लाइन आप लिख सकते हो। ओके, चाहो तो दो भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। और फिर लास्ट में आपने लिखना है दीज कॉन्स्टेंट्स हेल्प मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा एंड प्रिवेंट इनवैलिड और करप्ट डाटा फ्रॉम बीइंग एंटर्ड और मैनिपुलेटेड। और ये कॉन्स्टेंट्स किसी डाटाबेस के ऊपर सेट करने के बाद क्या होता है कि जो डाटा की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहती है, और ये किसी भी टाइप का करप्ट और इनवैलिड डाटा को ना तो एंटर करेगा ना ही उसको मैनिपुलेट करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि 5 नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसको ना तो आप सर्च कर पाओगे, ना अपडेट, ना तो डिलीट कर पाओगे। ठीक है। और इसको हिंदी में लिखेंगे हम, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स डाटा एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए डाटाबेस पर अप्लाइड रूल्स और कंडीशंस को रेफर करती है। या फिर इसको लिखोगे आप, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स डाटा एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए डाटाबेस कॉलम पर अप्लाइड रूल्स या लागू नियम होते हैं। ये कॉन्स्टेंट्स डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करती है और इनवैलिड या करप्ट डाटा को एंटर या मैनिपुलेट करने से रोकती है। इसके अब एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट है प्राइमरी की, मतलब टेबल्स के अंदर किसी एक कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको अगर प्राइमरी की आपने सेट किया है तो वहां पे कोई भी वैल्यू जो वो आप दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, जो एक बार यूज कर लेंगे। ठीक है। सो इट इंश्योर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच रिकॉर्ड। देन फॉरेन की इंश्योर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन द टेबल्स, यानी दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करती है, और एक टेबल के अंदर जो डाटा इंसर्ट होता है वो दूसरे टेबल के डिपेंड, मतलब एक टेबल टेबल 1 है जहाँ पे हम प्राइमरी की यूज करेंगे, और एक टेबल 2 है, तो टेबल 2 के अंदर जो डाटा इंसर्ट होगा वो टेबल 1 की जो प्राइमरी की है उसके बेसिस पे ही स्टोर होगा। ठीक है। अगर प्राइमरी की में 1 2 3 4 रोल नंबर हमने यूज किए हैं तो उससे रिलेटेड ही डाटा जो वो टेबल 2 में स्टोर होगा। ओके। अगर हम मतलब रोल नंबर 5 को एंटर करना चाहें या उसके साथ किसी भी तरह का मैनिपुलेशन करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा टेबल 2 में, अगर वो चीज़ जो वो टेबल 1 में यूज़ नहीं की गई है। ठीक है। क्योंकि एक टेबल की प्राइमरी की जो है वो दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की बनती है, और उसके बेसिस पे ही सारा डाटा जो वो मैनिपुलेट होता है। देन यूनिक, ये हर कॉलम में वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है या इंश्योर करता है कि जो भी वैल्यू वो मतलब इंसर्टेड है वो सारी क्या है, यूनिक। देन नॉट नल, ये इंश्योर करता है कि किसी भी कॉलम में वैल्यू जो वो नल एंटर नहीं की गई है। और नल वैल्यू हम तभी यूज करते हैं जब किसी कॉलम का डाटा अवेलेबल होता है, इनवैलिड होता है, या फिर अननोन होता है। ठीक है। देन चेक, इंश्योर डाटा मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन, जो भी कंडीशन आपने रखी है उसको इंश्योर करता है। लाइक आपने देखा होगा कभी भी फॉर्म भरते हो तो लास्ट में एक टर्म एंड कंडीशंस आती है, जब तक आप उनको चेक नहीं करोगे तब तक जो वो डाटा आप फीड नहीं कर सकते हो। देन लास्ट में आता है डिफॉल्ट, प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ नॉन इज स्पेसिफाइड, यानी किसी कॉलम के लिए अगर आप कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट एक कोई भी वैल्यू आपने रखी होगी उसको वो सेट कर देता है। और इसी चीज़ को हम हिंदी में देखेंगे। सो प्राइमरी की प्रत्येक रिकॉर्ड की यूनिक पहचान इंश्योर करता है। फॉरेन की टेबल के बीच रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर करती है। यूनिक इंश्योर करता है कि किसी कॉलम में सभी वैल्यू जो है वो क्या है, यूनिक है। नॉट नल इंश्योर करता है कि किसी भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं हो सकती। और चेक इंश्योर करता है कि डाटा एक स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा करता है। और लास्ट में है डिफॉल्ट,
ये अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो उस वैल्यू को ये क्या करता है, मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट की होगी उसको सेट कर देता है ये, ठीक है।